हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। सो हमने चालू किया था चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने बेसिकली सबसे पहले देखा कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें योगर्ट प्रोडक्शन हमने देखा था। योगर्ट प्रोडक्शन के बाद में हमने बटर प्रोडक्शन देखा और चीज़ प्रोडक्शन की सारी स्टेप्स पढ़ी थी। उसके बाद में भी आप ऑल्सो स्टडी द कंसेप्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स, क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है प्रोबायोटिक्स का, आजकल प्रोबायोटिक्स क्यों ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था। अभी हम देखते हैं बेटा ब्रेड प्रोडक्शन, हाउ ब्रेड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ब्रेड प्रोडक्शन के बारे में हम 9th में भी पढ़ चुके थे। फर्मेंटेशन के मदद से, ईस्ट के मदद से ब्रेड प्रोड्यूस की जाती है। ईस्ट से जब फर्मेंटेशन होता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसके हेल्प से ब्रेड्स वहाँ पे तैयार की जाती है। तो वही चीज़ अभी हमको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर पढ़नी है बेटा। उसमें देखिए ब्रेड्स अलग अलग तरीके की होती है मार्केट में, या हम घर पे भी अगर ब्रेड्स तैयार करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड। वाई देयर आर सच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स? बिकॉज ब्रेड्स कौन से फ्लावर से बन रही है, कौन से फ्लोर से ब्रेड बन रही है, मतलब कौन से आटे से बन रही है, व्हीट फ्लावर है क्या, ओट्स है क्या, रागी है, ज्वार है, ऐसे अलग अलग फ्लोर से अलग अलग तरीके की ब्रेड्स तैयार की जा सकती है। So, different types of breads are produced from different types of flours. उसके लिए देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, डो इज फॉर्म बाय मिक्सिंग। डो जो होता है ना, आटे का ऐसा हम जो डो तैयार करते हैं उसको पानी के साथ मिक्स करके उसमें क्या क्या डाला जाता है, उसमें डाला जाता है बेटा बेकर्स ईस्ट। हमने 8-9th में भी पढ़ चुके हैं। ईस्ट जो है, ईस्ट के मदद से ब्रेड्स वगैरह तैयार की जाती है। अब बेकिंग में अगर हम केक वगैरह या ब्रेड्स बेसिकली बना रहे हैं तो उसमें ईस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। सो वहाँ पे बेकर्स ईस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। उसका बायोलॉजिकल नेम है बेटा सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी। बायोलॉजिकल नेम क्या है? सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी, ओके। यहाँ पे ई नहीं है, सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी उसका बायोलॉजिकल नेम है। किसका? ईस्ट का। बेकिंग में यूज़ की जाती है इसलिए उसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। तो हमने डो में ये सारी चीज़ें, आटे का जो डो तैयार होता है उसमें ये चीज़ मिक्स की जाती है। उसके साथ में और वाटर डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है और बहुत सारी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमको डालनी है वो ब्रेड में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डाली जाती है। आटे के साथ इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं और वाटर डाल के डो तैयार करते हैं। आटे का सा राउंड शेप में ऐसा डो तैयार किया जाता है, ओके। सो बाकी सब तो हमको पता है, सॉल्ट वाटर ये सब क्यों डालते हैं, ये सब हमको पता है, फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट या वाटर से उसको एक डो बन जाए। लेकिन ईस्ट का क्या रोल है यहाँ पे, ईस्ट का क्या यूज़ है? सो देखो जो हमारा डो है, जो हमारा फ्लोर है, व्हीट फ्लोर है या कोई भी फ्लोर हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है बेटा। इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो ईस्ट का जो काम है ना, ईस्ट क्या करती है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को वो कन्वर्ट करती है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करती है बेटा? इट कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके। सो ये हम पहले भी देख चुके थे, 9th में भी हमने पढ़ा है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसलिए मैंने कल के क्लास में आपसे कहा भी था बेटा कि हम लोग क्या करेंगे, 9th का जो यूजफुल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो चैप्टर में से यूजफुल वाला ही पार्ट पढ़ लो आप, तो आपको थोड़े कंसेप्ट ब्रश हो जाएंगे आपके। सो हमको पता है ये प्रोसेस को भी फर्मेंटेशन ही कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हो रहा है इथेनॉल में या कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको भी हम फर्मेंटेशन ही कहते हैं। याद करो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। जब हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था तो हमने देखा था वहाँ पे ईस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, देखा है हमने। सो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। सो इसी को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। 2 स्टेप थे ना यहाँ पे, एक तो पहले इसमें हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस और उसके बाद में पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा था इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, वो होता है, वो उसको हमने कहा था फर्मेंटेशन। सो दिस इज नथिंग बट फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या कर रही है, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दे रही है कार्बोहाइड्रेट और इथेनॉल में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया, जो फ्लोर हमने यूज़ किया, जो आटा हमने यूज़ किया वहाँ से। अब यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमने ईस्ट डाल दी थी वो आटे में, वहाँ पे हमने डो बना दिया तो ईस्ट एक्टिवेट हुई। इसने जब फर्मेंटेशन चालू किया तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे वो डो जो है वो राइज अप हो गया है, डो जो है वो फूलने लगेगा। हम क्या करते हैं,
जब हम पिज़्ज़ा के बेस वगैरह बनाते हैं, ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, तो या कोई भी ब्रेड अगर हमको बनाना तो हम डो बना के थोड़ा देर उसको रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्मेंटेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो जो डो है, वो जो आटा है, वो राइज होने लगेगा, यानी फूलने लगेगा। और जब हम उस डो से ब्रेड्स बनाएंगे तो अब देखो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जैसे या अंदर में ऐसे स्पेसेस तैयार हो जाएंगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, यानी एक स्पॉन्ज जैसा वो ब्रेड तैयार हो जाता है, एकदम फ्लफी स्पॉन्जी वो ब्रेड वहाँ पे तैयार होता है। बेटा समझ में आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स गॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। यहाँ पे हमारे को मेन काम है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डो राइजेस एंड द ब्रेड बिकम्स स्पंजी। ब्रेड कैसी बनती है? स्पंजी ब्रेड तैयार होती है। ओके, सो शुगर इज कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्टेड इन, जो कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट की शुगर कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और उसके वजह से वो जो डो है वो स्पंजी बनता है। बेटा नाउ ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट जो है वो इंडस्ट्री में कॉम्प्रेस्ड ईस्ट के जैसे यूज की जाती है। वहाँ पे लिख के रख लो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट। ईस्ट मतलब ये बेटा फ्रेश ईस्ट। ओके, फ्रेश ईस्ट, फ्रेश होती है वो ईस्ट जो फ्रेश तैयार की गई, जहाँ पे फ्रेश बड़ी हो रही है, ऐसी ईस्ट यूज़ की जाती है। उसको कंप्रेस करके, मतलब उसको कंप्रेस करके प्रेशर लगा के उसमें से एक्सेसिव वाटर निकाल दिया जाता है और ऐसे उसके मास तैयार किए जाते हैं। ओके, सॉरी, ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड, ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड ईस्ट, जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मतलब हाउस होल्ड पर्पस, अगर हम घरगुती यूजेस की बात करें तो बेटा वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ड्राई ईस्ट, या ग्रैनुलर फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे ग्रैनुल्स, दाने दाने जैसे भी होता है उसका, ठीक है, दाने दाने जैसे होते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रैनुल्स। आप मार्केट में जाओगे तो आपको ईस्ट के पैकेट्स मिल जाते हैं बेटा, तो वो कैसा होता है? वो होता है ड्राई फॉर्म में, ईस्ट को ड्राई कर दिया जाता है और ऐसे उसके ग्रैनुल जैसे उसके दाने प्रेजेंट होते हैं, वो हम डोमेस्टिक यानी घर के यूज़ के लिए ऐसी ईस्ट यूज़ की जाती है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जब ब्रेड प्रोडक्शन हो रहा है, बड़े स्केल पे हो रहा है, लार्ज स्केल पे हो रहा है, तब हम लोग कंप्रेस्ड ईस्ट यानी फ्रेश ईस्ट यूज़ करते हैं। ओके, नाउ इसके साथ में इंडस्ट्री में जो ईस्ट है, ईस्ट के साथ साथ में देखो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल ईस्ट। जो कमर्शियल यानी जो लार्ज स्केल पे जो जहाँ पे ब्रेड तैयार की जा रही है, वहाँ पे जो ईस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, सो उस ईस्ट में ईस्ट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें भी ऐड की जाती है बेटा। इसके वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे ब्रेड तैयार होंगी वो ब्रेड कैसी रहेंगी? मोर न्यूट्रिटिव, यानी ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें रहेंगे। हमने ईस्ट के साथ में ये सारे न्यूट्रिशंस भी ऐड कर दिए ना, तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस वहाँ पे अभी प्रेजेंट रहने वाला है बेटा। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया हमारा दिस इज ऑल अबाउट ब्रेड प्रिपरेशन। ओके, हमने देखा किस तरीके से हो रहा है। वहाँ पे अगर हम ईस्ट के साथ में ये सारी चीज़ें भी मिला दें तो जो ब्रेड वहाँ पे तैयार होगी वो कैसी होंगी बेटा? इट विल बी मोर न्यूट्रिटिव, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहने वाले। ओके, तो बेसिक इजी प्रोसेस थी, 9th में भी हम देख चुके हैं। अब फर्मेंटेशन की मदद से ही हम विनेगर, सोया सॉस या फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG जिसको बोलते हैं, अजीनोमोटो, ये क्या होता है बेटा? चाइनीज सॉल्ट होता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो अजीनोमोटो वो चाइनीज सॉल्ट होता है लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है चाइनीज फूड ज़्यादा मत खाओ। बट दैट अजीनोमोटो, दैट मोनोसोडियम ग्लूटामेट को अगर हमको बनाना है, प्रिपेयर करना है बेटा, सो वो भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने यहाँ पे ईस्ट यूज़ किया वैसे यहाँ पे हमको दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करके अजीनोमोटो, विनेगर या सोया सॉस तैयार कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया ब्रेड प्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं विनेगर प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। ओके, विनेगर हमको पता है, विनेगर भी मोस्टली चाइनीज़ फूड में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा विनेगर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? जहाँ पे सावर टेस्ट यानी खट्टा उसका टेस्ट होता है, उसके लिए हम विनेगर यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हमको कोई चीज़ प्रिजर्व करके रखनी है, जो हम रेडीमेड पिकल्स खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो देखो बेटा बहुत ज़्यादा खट्टे खट्टे टेस्ट में लगते हैं क्योंकि उसमें विनेगर प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, और विनेगर एक तरीके से प्रिजर्वेटिव यानी उसको बचा के रखने का भी काम करता है। ओके, सो विनेगर का एक तो यूज़ हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड विनेगर इज़ यूज टू इम्पार्ट सावर टेस्ट। फूड में हमको अगर थोड़ा सा सावर खट्टा टेस्ट लाना है तो हम विनेगर यूज़ करते हैं। उसके बाद में प्रिजर्वेटिव,
अगर हमको कोई सॉस, पिकल्स या उसके बाद में केचप या चटनीज हम तैयार करते हैं तो उसमें अगर हम विनेगर डाल दे तो उसके प्रिजर्वेटिव यानी उसको खराब वो नहीं होने देता है बेटा, उसको खराब नहीं होने देता है, उसके लिए वो अच्छा है। लेकिन ऐसा अगर विनेगर हम ज़्यादा कंज्यूम करें तो हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है। ओके, सो पिकल सॉस को वगैरह वो प्रिजर्व करके रखता है, बचा के रखता है, खराब नहीं होने देता है। ओके, केमिकली अगर हम विनेगर देखा जाए तो केमिकली विनेगर इज 4% एसिटिक एसिड। विनेगर क्या है? विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। 4% मतलब क्या? 4 ml एसिटिक एसिड ले लो, 100 ml वाटर तक बना दो, वाटर डाल के 100 ml कर दो तो वो सोल्यूशन हो जाएगा 4%, है ना? यही होता है 4% मतलब 4 parts of 100, 4% मतलब 4 parts of 100, यानी विनेगर में 4% क्या प्रेजेंट होता है बेटा? विनेगर कंटेन्स 4% एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। आपने कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में सीखोगे ये सारी चीज़ें, क्या अभी तक आपने सीख भी लिया होगा या नहीं सीखा होगा तो आगे सीखने वाले हो। समझ में आ गया? विनेगर को अगर हम केमिकली देखा जाए तो विनेगर में 4% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है बेटा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ओके, नाउ अब हम देखते हैं विनेगर प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे बेसिक पहला स्टेप ना ये ईस्ट ब्रेड प्रोडक्शन जैसा ही है, यानी हमको यहाँ पे काम है इथेनॉल का। ब्रेड प्रोडक्शन में हमने फोकस किया था CO2 पे, हमको इथेनॉल का काम नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमको काम है इथेनॉल का। लेकिन उसके आगे भी हमको कुछ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम क्या कर देंगे? फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड का फर्मेंटेशन करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, मतलब ही कार्बन कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम फर्मेंटेशन करते हैं। वो कार्बन कंपाउंड क्या हो सकते हैं? दोस्त कार्बन कंपाउंड यानी ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन, जिसमें शुगर प्रेजेंट हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया आपके फ्रूट जूसेस, मेपल सिरप एक स्वीट सिरप होता है, ठीक है, स्वीट सिरप मेपल ट्री से मिलता है बेटा वो। शुगर मोलासेस, शुगर मोलासेस मतलब शुगर केन का जो बचा हुआ बच जाता है ना, उसमें से शुगर केन में से जूस निकलने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है उसको बोलते हैं शुगर मोलासेस। स्टार्च ऑफ द रूट्स, रूट्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, हमको पता है प्लांट्स जो है वो स्टोर करके रखता है स्टार्च को। तो ये सारे क्या हो गए? कार्बन कंपाउंड। इसका जब हम फर्मेंटेशन करेंगे किसके मदद से? ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। तो हमने क्या किया? इन सब चीजों का फर्मेंटेशन किया ईस्ट। ईस्ट से, ईस्ट का नाम क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। तो हमको क्या मिला बेटा? तो हमको मिला इथेनॉल। जैसे हम पहले देखते आ रहे फर्मेंटेशन हुआ तो हमको क्या मिला? इथेनॉल। ओके, इथेनॉल क्या है? एक तरीके का, जैसे ये एसिड है ना वैसे इथेनॉल होता है बेटा अल्कोहल। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक अल्कोहल है। ओके, लेकिन ये तो प्रोसेस हम पहले ही देख चुके हैं। अब ये जो इथेनॉल है इसके ऊपर में हमको आगे रिएक्शन करवाना है, तब जाके विनेगर तैयार होता है। समझ में आ रहा है? इतना प्रोसेस हम अभी तक देख चुके हैं, इसके पहले तक सिर्फ हमको यही तक देखना था। लेकिन अब विनेगर प्रोडक्शन में एक्चुअली में क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है? विनेगर प्रोडक्शन में एक्चुअली में क्या होता है देखो, एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर। ये जो इथेनॉल तैयार हुआ, हमने क्या किया? हमने कार्बन कंपाउंड्स का फर्मेंटेशन कराया और वहाँ पे इथेनॉल तैयार हुआ। अब इथेनॉल का आगे में रिएक्शन या इथेनॉल का हमको रिएक्शन या डिग्रेडेशन यानी उसको तोड़ना है। किसके मदद से? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज करेंगे? हम अब यूज करेंगे बेटा एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर। हम क्या यूज करेंगे? एसिटोबैक्टर, ग्लूकेनोबैक्टर हमने इस इथेनॉल के साथ में मिक्स कर दिए, ठीक है? एसिटोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर इस इथेनॉल के साथ मिक्स किए तो उन्होंने क्या किया? डिग्रेडेशन ऑफ अल्कोहल, यानी इस अल्कोहल को डिग्रेड, तोड़ा, और तोड़ के क्या बना दिया? उन्होंने बनाया एसिटिक एसिड्स। क्या बनाया? एसिटिक एसिड। और हमको पता है ना इथेनॉल में एसिटिक एसिड, सॉरी विनेगर में एसिटिक एसिड ही होता है। तो एसिटिक एसिड तो बना ही, लेकिन उसके साथ में कुछ और बाय प्रोडक्ट्स भी वहाँ तैयार हुए बेटा। बाय प्रोडक्ट्स यानी कुछ और प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे तैयार हुए। देखो फिर से एक बार बता रही हूँ, सबसे पहले तो हमको ऐसी ही स्टेप कर लेनी है। हमको फ्रूट जूस, मेपल सिरप या जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले शुगर वाले कंपाउंड है उसका ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी से फर्मेंटेशन कराना है। हमको मिल जाएगा इथेनॉल जो एक अल्कोहल है। फिर हमको इस अल्कोहल का ट्रीटमेंट कराना है
एसेटोबैक्टर या ग्लूकानोबैक्टर के साथ। किसके साथ? एसेटोबैक्टर या ग्लूकानोबैक्टर के साथ हमको इसका ट्रीटमेंट कराना है। और जब हम उसका किसका इथेनॉल का ट्रीटमेंट एसेटोबैक्टर या ग्लूकानोबैक्टर के साथ कराएंगे तो वो इथेनॉल को कन्वर्ट कर देगा एसिटिक एसिड में और कुछ कंपाउंड में। हमारे काम का क्या है? एसिटिक एसिड। दूसरे जो बाय प्रोडक्ट बने वो हमारे काम के नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उन सब में से एसिटिक एसिड को सेपरेट करना है। तो एसिटिक एसिड को जिस टेक्निक से सेपरेट किया जाता है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। उसको बोलते हैं बेटा रेयरफैक्शन। समझ में आ रहा है? रेयरफैक्शन क्या है? एक प्रोसेस का नाम है। जो कैसे होता है, क्या होता है, वो हमको नहीं देखना, इतना समझ लो। कुछ थोड़ा सा डेंसिटी के ऊपर में बेस्ड होता है। किसके ऊपर में बेस्ड है बेटा? डेंसिटी के ऊपर में वो बेस्ड है। हमने क्या किया? जो एसिटिक एसिड और दूसरे कंपाउंड बने तो ये दूसरे कंपाउंड को सेपरेट कर दिया, एसिटिक एसिड को अलग कर दिया। जिस मेथड से हम एसिटिक एसिड को सेपरेट करेंगे उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। ओके, अब एसिटिक एसिड सेपरेट हो गया है लेकिन विनेगर तैयार नहीं हुआ। विनेगर तैयार होने के लिए अब आगे क्या करना है? इस एसिटिक एसिड को हम ब्लीच करेंगे। ब्लीचिंग होता है ना, किसके मदद से? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कंपाउंड एसिटिक एसिड के ऊपर में डालेंगे। ठीक है, क्या किया हमने? एसिटिक एसिड को सेपरेट किया दूसरे प्रोडक्ट से और उसके ऊपर में हमने क्या डाला? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। उस प्रोसेस को बोला गया ब्लीचिंग। ठीक है, एसिटिक एसिड की हमने ब्लीचिंग की। किससे? यानी ब्लीचिंग मतलब समझ लो सिंपली हमने एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराया। रिएक्ट किसके साथ कराया? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और उसके बाद में हमने उसका पास्चराइजेशन किया। पास्चराइजेशन क्यों? अगेन अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको कूल किया, वो हो गया पास्चराइजेशन। और उसके बाद में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा, ये SO2 गैस है, ये हमने मिक्स किया किसके साथ में? इस एसिटिक एसिड के साथ में। आखिरी में जब हम थोड़ी सी सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसके साथ में मिक्स करेंगे तब जाके तैयार होगा बेटा फाइनली वी विल गेट विनेगर। तब जाके तैयार होगा विनेगर। सो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ठीक है, हमने सबसे पहले कार्बन कंपाउंड का फर्मेंटेशन कराया। ईस्ट से तो हमको मिला इथेनॉल, लेकिन हमको यहाँ ही नहीं रुकना है। अभी हमको इस इथेनॉल, इस अल्कोहल का आगे में रिएक्शन करवाना है। किसके साथ? एसिटोबैक्टर या ग्लूकानोबैक्टर, ये दो बैक्टीरिया हम उसमें डालेंगे अल्कोहल को ऊपर में। तो वो क्या करेंगे? अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे एसिटिक एसिड और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स में। और दूसरे प्रोडक्ट्स जो तैयार हुए उसको हमने बोला बाय प्रोडक्ट्स। हमको इन बाय प्रोडक्ट्स का काम नहीं है तो हम एसिटिक एसिड को सेपरेट कर लेंगे। जिस मेथड से हम एसिटिक एसिड को सेपरेट करते हैं उसको बोला जाता है रेयरफैक्शन। फिर ये जो एसिटिक एसिड मिला उसका हमने रिएक्शन कराया पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। उसके बाद में उस एसिटिक एसिड का पास्चराइजेशन किया ताकि अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाए। पास्चराइजेशन क्या है? कल के क्लास में हम देख चुके हैं। उसके बाद में हमने आखिरी स्टेप में क्या किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो उस एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया और तब जाके फाइनली विनेगर तैयार हुआ। समझ में आ रहा है? विनेगर तैयार हुआ। तो अगर हमको पूछ दिया बेटा कि विनेगर प्रोडक्शन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, तो आप अगर सिर्फ यहाँ पे एसिटोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टर ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखोगे तो ये सही नहीं है बेटा, ये हाफ ही आंसर हुआ आपका, क्योंकि ये दोनों एक्ट कर रहे हैं इस इथेनॉल पे। लेकिन इथेनॉल भी तो बनाना पड़ेगा हमको, और इथेनॉल बनाने के लिए हमको ईस्ट लग रहा है। ईस्ट का नाम क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। यानी ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा, यानी आपको ईस्ट भी लग रहा है तो आपके आंसर में होना चाहिए सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए एसिटोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टर। यानी अगर आपको विनेगर बनाना है तो आपको दोनों स्टेप करनी पड़ेगी, यानी तीनों ईस्ट भी और ये दो बैक्टीरिया भी आपको लगने वाला है, तब जाके आपका आखिरी में विनेगर प्रोड्यूस होगा बेटा। ओके, तो ये होगी विनेगर प्रोडक्शन और ब्रेड प्रोडक्शन की स्टेप्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोया सॉस के बारे में भी बताया है। नूडल्स, मंचूरियन, जो फ्राइड राइस वगैरह होते हैं चाइनीज़ फूड, उसमें सोया सॉस ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सोया सॉस किससे बनता है? देखो ज़्यादा उसके बारे में दिया नहीं है तो हमको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, जितना दिया उतना पढ़ेंगे बेटा। इसमें हम क्या करते हैं? वीट, राइस या सोयाबीन का आटा लेंगे। ठीक है, वीट, राइस या सोयाबीन का आटा या उसका मिक्सचर। ठीक है, एक तो वीट या सोयाबीन का या राइस या सोयाबीन के आटे का हमने मिक्सचर लिया।
फिर हम उसका फर्मेंटेशन कराएंगे। लेकिन यहाँ पे फर्मेंटेशन हमको ईस्ट से नहीं कराना है। ब्रेड में हम ईस्ट यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमने ईस्ट भी यूज किया और एसिडोबैक्टर और बुटानोबैक्टर भी यूज किया। लेकिन सोया सॉस बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन करते हैं बेटा एक फंगस से, और वो फंगस है एस्परगिलस ओरिजी। एस्परगिलस ओरिजी समझ में आ रहा है। सोया सॉस क्या किया हमने, राइस या व्हीट और सोयाबीन के फ्लावर का आटे का मिक्सचर लिया, उसका फर्मेंटेशन कराया। लेकिन फर्मेंटेशन किससे कराया, फर्मेंटेशन हमने एक फंगस से कराया, वो फंगस का नाम है एस्परगिलस ओरिजी। अगर आपको दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेशन कराओगे तो बेटा सोया सॉस नहीं तैयार होगा, आपको यूज करना है एस्परगिलस ओरिजी। समझ में आया। और ऐसा करके आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट सोया सॉस। ऑब्वियसली इसमें और बहुत सारी स्टेप्स होंगी, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है, हमको तो बस समझना है कि क्या यूज करेंगे। अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई होंगी अभी तक कि अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज है, तो वहाँ पे दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो हम कौन से कंपाउंड को यूज कर रहे हैं, यानी क्या सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स या फ्रूट जूस वगैरह यूज किया है, या फिर यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फ्लावर यूज किया है। यहाँ पे हम जूसेस यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम व्हीट, राइस या सोयाबीन का फ्लोर यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज कर रहे हैं। यहाँ ईस्ट और तो बैक्टीरिया, और यहाँ पे एस्परगिलस ओरिजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जब दो पर्टिकुलर चीज आप यूज करोगे तो ही वो प्रोडक्ट मिलेगा। आपको पेज नंबर 80 पे एक टेबल भी दिया है, अलग अलग बेवरेजेस आपको बनाने हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा। देखो वहाँ पे फ्रूट दिया है, फ्रूट जरूरी है, और एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी है। अब फ्रूट मतलब जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, आपने सब्सटेंस बदल दिया तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बदल दिया तो भी प्रोडक्ट बदल जाएगा, या हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट ही वहाँ बने ना। समझ में आ रहा है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कैफिया अरेबिका, फ्रूट का नाम है कैफिया अरेबिका। इसकी ट्रीटमेंट, इसके ऊपर में हमने लैक्टोबैसिलस ब्रेविस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया। ठीक है, किसके ऊपर में, कैफिया अरेबिका के ऊपर में। तो जो बेवरेज हमको, बेवरेज मतलब जो भी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, तो हमको मिलती है बेटा कॉफी। तो हमको क्या मिलती है, कॉफी। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है, सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स। वहाँ आपको फ्रूट्स दिए, हमको पता है ना कॉफी के बीन्स होते हैं, मतलब उसके वो सीड है, कॉफी एक तरीके का सीड है। तो फ्रूट के अंदर में सीड होता है, फ्रूट से सीड को सेपरेट करने का काम कौन करेगा, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। तब जाके हमको मिलेंगी कॉफी। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल दिया है उन्होंने, दियोब्रोमा ककाओ। याद रखो, इट इज नॉट कोकोआ। वो जो फ्रूट है वो है दियोब्रोमा ककाओ। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने यूज किया। आप यूज कर सकते हो कैंडिडा, आप यूज कर सकते हो हैंसेनुला, आप यूज कर सकते हो पिशिया, या आप यूज करते हो सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट। तो क्या करेगा, अगेन वो सीड को फ्रूट से सेपरेट कर देगा, और वहाँ पे आपको मिलता है बेटा कोकोआ। कोकोआ मतलब जिससे बनती है बेटा चॉकलेट्स। ओके, वो मिलता है कोकोआ। तो ये सारे हो गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज है। आपको याद क्या रखना है, फ्रूट का नाम और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, उसका रोल क्या है और उससे क्या बनेगा, वो तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा बेटा। फिर ग्रेप्स का अगर आप सैक्रोमाइसिस सर्विस मतलब ईस्ट से फर्मेंटेशन कराओगे तो आपको मिलता है, फर्मेंटेशन होगा वहाँ पे, आपको मिलेगी वाइन। एप्पल का करते हो ईस्ट के साथ, वहाँ पे भी फर्मेंटेशन होगा और आपको मिलेगा साइडर। साइडर मतलब एप्पल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको साइडर बोला जाता है। ठीक है, एप्पल के प्रोडक्ट को बोला जाता है साइडर। सो ये टेबल्स भी आपको छोड़ने नहीं है, टेबल्स भी आपको याद कर लेने। मैंने बता दिया वहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज कर रहा है, क्या फ्रूट यूज कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या रोल है उसका। ओके, ये हमको देखना था। इतना समझ में आ गया है सबको, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे का देखते हैं। ठीक है बेटा, अभी तक अपन ने क्या देखा, ब्रेड कैसे प्रोड्यूस की जाती है, विनेगर प्रोडक्शन कैसे होता है, और उसके बाद में कुछ बेवरेजेस के प्रोडक्शन में कौन से फ्रूट, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनका क्या रोल है, वो अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में। सो एंजाइम्स क्या होती है, ये सब हम पहले के चैप्टर्स में ही डिस्कस कर चुके हैं।
फिर भी एक बार बता देती हूँ कि एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस है, एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, यानी जो कैटलिस्ट के जैसे काम करती है, किसी भी रिएक्शन का रेट वो बढ़ा देती है बेटा, रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, या फिर देखा जाए तो बहुत से ऐसे रिएक्शंस है जो सिर्फ एंजाइम के प्रेजेंस में ही हो सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर एंजाइम होगा तो ही वो रिएक्शन होंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होंगे। तो इसलिए एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिर यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं बेटा, पेज नंबर 80 पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Which functions are performed by enzymes secreted in human digestive system? जैसे कि हमने डाइजेशन पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, इन 8th शायद 8th 7th में आपने डाइजेशन सीखा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा। तो हमने देखा है वहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स हमारे माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। उनका काम क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो है उसका ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस बनानी है जिसका एब्जॉर्प्शन बाद में हो सके, यानी ब्रेक डाउन करना। जैसे प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने हुए हैं, तो प्रोटीन का काम ही है कि प्रोटीन्स को तोड़, तो एंजाइम्स का काम ही है कि प्रोटीन्स को तोड़ के अमीनो एसिड्स बना देना। जैसे हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुविक एसिड में, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस। फिर पायरुविक एसिड से आगे में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है, क्रेब्स साइकिल वगैरह सब देखा है। तो ये सारे रिएक्शंस के लिए बेटा एंजाइम जरूरी है, एंजाइम्स होंगी तो ही ये रिएक्शन हो पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाते। सो ऐसे बहुत सी एंजाइम्स का यही काम है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर एंजाइम्स की हम बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है, बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स है, उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर कौन सी एंजाइम्स होती है, देयर इज सलाइवरी अमाइलेज होती है सलाइवा में जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है। उसके बाद में पेप्सिन होती है जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करती है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज अगेन स्टार्च। लाइपेज जो है वो फैट का ब्रेक डाउन करती है। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। ट्रिप्सिन होती है वो भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करती है। तो ऐसी बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। और ये हमारे अर्लियर क्लासेस का कंसेप्ट है बेटा, तो थोड़ा सा हम वो पुरानी टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन समझ में तो आ गया है ना। एंजाइम्स क्या होती है, ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके बिना कोई रिएक्शन हो नहीं सकता है। और एंजाइम्स जो है हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम पर्टिकुलर रहेंगी। हर एक एंजाइम बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम, अगर ऐसा होता तो हम क्यों बोलते थे कि स्टार्च का डाइजेशन करना है तो हमको सलाइवरी अमाइलेज और प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो पेप्सिन। अगर एक ही एंजाइम सारे काम कर देती तो एक ही एंजाइम से स्टार्च का और प्रोटीन का सबका डाइजेशन हो जाता, बट ऐसा नहीं होता है। एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही करवा सकती है, दूसरा वो नहीं करवा सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक है। ओके, नाउ दिस एंजाइम्स आर नथिंग बट chemical substances, you can say these are the chemical substances which are somewhere can be obtained from microorganisms। यानी ये enzymes जो है ये microorganisms से भी हम हासिल कर सकते हैं बेटा। Instead of chemical catalysts, microbial enzymes are used in chemical industry। अब वो बोल रहे हैं कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी अलग अलग रिएक्शंस होते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमको लगता है कैटलिस्ट। तो केमिकल कैटलिस्ट यूज करने की जगह वो जो इंडस्ट्रीज है वो क्या सोचती है कि वो माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली एंजाइम्स अगर वो यूज़ करेंगी तो वो एंजाइम्स जो है वो कैटलिस्ट का काम भी करेंगे और वहाँ पे केमिकल हमको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और केमिकल हमको यूज़ नहीं करना है तो वहाँ पे खर्चा भी बच जाएगा एक तरीके से, है ना। क्या बेनिफिट्स है उसके हम देखते हैं। ओके, सो these microbial enzymes are active at low temperature, low pH and pressure। मतलब अगर टेम्परेचर कम भी रखा हमने, pH भी कम है और प्रेशर भी कम है तो भी ये एंजाइम्स काम कर सकती है। लेकिन अगर इसी के जगह पे अगर हम केमिकल कैटालिस्ट यूज़ करें, एंजाइम्स भी कैटालिस्ट का काम ही कर रही है। कैटालिस्ट शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे आप पढ़ोगे बेटा। कैटालिस्ट मतलब जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो केमिकल कैटालिस्ट हो गए केमिकल सब्सटेंसेस और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन हो गई, एंजाइम्स। तो केमिकल कैटलिस्ट को अगर काम करना है तो उनको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, पीएच भी ज़्यादा चाहिए, प्रेशर भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो एंजाइम्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कम प्रेशर, कम टेम्परेचर और कम पीएच में भी काम कर सकती है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ऐसा होगा बेटा कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज सेव्ड।
टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो हमको एनर्जी लग रही है, पीएच बढ़ाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए हमको एनर्जी लगेगी, और कम टेम्परेचर कम पीएच पे अगर हम काम करें तो एनर्जी बचाई जा सकती है। इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। इरोजन मतलब क्या, अगर हमारे ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर में रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि अगर हम केमिकल कैटालिस्ट को यूज करें तो ये वेसल का इरोजन हो सकता है बेटा। इरोजन मतलब कि इसके अंदर में जो चीजें मतलब ये जो जिस चीज का बना हुआ है वो इरोड हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी टूट के वगैरह इसमें आ जाएगी, अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसमें भी वो निकल के आ सकती है, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज किए हैं इसके वजह से, उसी को बोलते हैं इरोजन। सॉइल इरोजन पढ़ा होगा ना आपने, सॉइल इरोजन मतलब बह के आ जाना। तो इरोजन किसका हो रहा है अभी, इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट जिस चीज से बना है हो सकता है वो मटेरियल हमारे रिएक्शन की चीजों में आ जाए। कब, अगर हमने केमिकल कैटालिस्ट यूज किए तो वो भी बचाया जा सकता है। कैसे, इफ वी यूज माइक्रोबियल एंजाइम्स, अगर हम एंजाइम यूज कर रहे हैं तो इरोजन को बचाने के लिए आपको इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ेंगे, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका इरोजन नहीं होता, मतलब कोटिंग वगैरह में हमको करनी पड़ेगी बेटा। वो सब हम टाल सकते हैं। कैसे, वो सब करने के लिए पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, वो सब हम टाल सकते हैं। कब, इफ वी यूज माइक्रोबियल एंजाइम्स, अगर हम माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज करते हैं तो। ओके, फिर जो एंजाइम्स जो है ना वो बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस ही करवाती है। एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस, जैसे मैंने पहले बताया एक एंजाइम एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस ही करेगा, तो जब वो एक ही प्रोसेस कर रहा है दूसरे कोई प्रोसेस वो कर नहीं रहा है, तो जो प्रोडक्ट हमको चाहिए सिर्फ वही प्रोडक्ट वहाँ पे बनेगा, आलतू फालतू के बाय प्रोडक्ट्स वहाँ तैयार होंगे क्या, नो बाय प्रोडक्ट्स आर फाउंड, क्योंकि एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है, वो सिर्फ किसी एक तरीके का ही रिएक्शन करवाएगा, तो अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स वहाँ बनेंगे नहीं। जब बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं तो हमको प्यूरिफिकेशन, मतलब हमारे काम का कंपाउंड, अगर बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बन रहा है तो हमको वहाँ सेपरेशन करवाना पड़ेगा, प्यूरिफाई करवाना पड़ेगा और हमारे काम का कंपाउंड निकालना पड़ेगा। लेकिन इफ हम एंजाइम यूज कर रहे हैं तो वहाँ कोई दूसरे प्रोडक्ट बने ही नहीं, तो हमको सेपरेशन प्यूरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, वो अवॉइड हो जाएगा, और उसके लगने वाले एक्सपेंसेस, उसमें जो खर्चा आएगा वो भी कम हो जाएगा बेटा। ओके, अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन या डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज अवॉइडेड, अगर हम एंजाइम्स यूज करते हैं तो वहाँ ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता नहीं है। जब वेस्ट प्रोडक्ट बनता नहीं है तो वही एंजाइम्स को हम रीयूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई रिएक्शन में केमिकल सब्सटेंस डाला है बेटा तो हम वो केमिकल सब्सटेंस को फिर से शायद यूज़ ना कर पाए, लेकिन हम एंजाइम्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो एंजाइम्स को हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, बार बार रिएक्शन में एक ही एंजाइम डाली जा सकती है। एंड इसके वजह से वो मेथड कैसा हो गया, वो मेथड हो गया बेटा इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली इससे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंच रहा है। देन सम एग्जांपल्स आर गिवन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के कुछ एग्जांपल दिए हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराता है। ट्रांसफरेज, मतलब कुछ केमिकल ग्रुप्स का ट्रांसफर कराएगा। हाइड्रोलेज, ठीक है। लाएज, लाएज मतलब तोड़ने का काम करता है। आइसोमरेज, आइसोमर आपने पढ़े होंगे ना, आइसोमर्स, आइसोमर्स को कन्वर्ट करता है, एक आइसोमर को दूसरे इसमें कन्वर्ट करेगा। लाइगेज जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। तो ये सारे फंक्शंस हैं, आपके बुक में नहीं दिए तो याद करने की जरूरत नहीं है, नाम बस आप याद कर लो, भी मैंने बता दिया। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन, ट्रांसफर, ब्रेकिंग, जॉइनिंग, आइसोमर्स को कन्वर्ट करना, ये सारी अलग अलग एंजाइम्स है बेटा। ओके, नाउ और क्या यूजेस है इस एंजाइम्स के। इफ दिस एंजाइम्स आर यूज्ड विद डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के साथ अगर ये एंजाइम यूज करें तो डर्ट का रिमूवल, ऑयल का रिमूवल इजीली हो सकता है लो टेम्परेचर पे, यानी गर्म पानी या गर्म चीज़ें भी हमको यूज़ करनी नहीं पड़ेगी। आपने शायद कुछ एडवर्टाइज भी देखे होंगे डिटर्जेंट्स की, जहाँ पे बोला जाता है कि एंजाइमेटिक एक्शन से डर्ट रिमूव किया जा रहा है, मतलब वो डिटर्जेंट में कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट है, वो एंजाइम क्या करती है, इजीली डर्ट को रिमूव कर देती है। ओके बेटा, नेक्स्ट एंजाइम्स फ्रॉम बैसिला एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये एंजाइम्स कहाँ से मिल रही है, दो बैक्टीरियाज है, कौन से, बैसिला और स्ट्रेप्टोमाइसिस। इनसे जो एंजाइम मिलती है उसके मदद से हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सिरप बना सकते हैं, लिक्विड ग्लूकोज है ना, उनका सिरप तैयार कर सकते हैं कॉर्न फ्लोर से। कॉर्न फ्लोर से हम ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का सिरप तैयार कर सकते हैं, कौन से एंजाइम की मदद से, ऐसी एंजाइम जो बैसिला या स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिल रही है। और इसके अलावा एंजाइम्स का रोल हो जाता है बेटा चीज़ प्रोडक्शन में भी हमने देखा है, प्रोटीएज एंजाइम यूज़ की जा रही है,
प्लांट एक्सट्रैक्ट, टेक्सटाइल्स, लेदर, पेपर, हर जगह पे काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री में, क्योंकि जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है एंजाइम्स लगेंगी और एंजाइम्स लगेंगे मतलब माइक्रोब से हम एंजाइम डिराइव कर सकते हैं। तो ये सारे देखे बेटा हमने बेनिफिट्स, एंजाइम अगर माइक्रोबियल एंजाइम्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है वो भी हमने देख लिया बेटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम क्या देख रहे हैं, केमिकल कैटलिस्ट यूज़ करने के बजाय हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स निकालेंगे और उनका यूज़ करेंगे, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स हमको एंजाइम दे रही है बेटा। नेक्स्ट आपको ज़ैंथन गम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। ज़ैंथन गम क्या चीज़ है? ज़ैंथन गम इज एडिटिव। एडिटिव मतलब आपको ऊपर में कुछ यूज़ योर ब्रेन पावर या सर्च में भी कुछ एक्टिविटीज़ दी है, वो आप देख लेना। उसमें आपको वही बोला है कि अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर में इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, तो वही चीज़ देखो कौन सी नेचुरल है क्या आर्टिफिशियल है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें डाली जाती है ना उनको बोला जाता है एडिटिव्स। जैसे अगर हम खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर हम प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो उसमें कलर, फ्लेवर, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, उन्हीं को बोला जाता है एडिटिव। तो ये ज़ैंथन गम भी एक तरीके का एडिटिव है जो मिलता है बेटा स्टार्च या मोलासेस के फर्मेंटेशन से। स्टार्च या मोलासेस, स्टार्च हमको पता है, मोलासेस मतलब बेटा शुगर मोलासेस वगैरह। शुगर हम कहेंगे शुगर केन का जूस है या बीट रूट का जूस है, उसमें से जब हम शुगर सेपरेट कर देंगे तो जो चीज़ बच जाती है उसको बोला जाता है शुगर मोलासेस। ठीक है, ब्लैक कलर के सब्सटेंस बच जाती है शुगर निकालने के बाद जूस में से, वो कहलाता है शुगर मोलासेस। तो शुगर मोलासेस इस स्टार्च का अगर हमने फर्मेंटेशन किया, फर्मेंटेशन किससे, ज़ैंथोमोनास स्पीशीज यानी ज़ैंथोमोनास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ज़ैंथोमोनास के स्पीशीज से अगर हमने इसका फर्मेंटेशन किया बेटा, किसका, स्टार्च या मोलासेस का, तो हमको मिलता है ज़ैंथन गम। और ज़ैंथन गम क्या है, एक थिकनिंग एजेंट है, मतलब थिकनेस। कोई भी चीज़ को अगर हमको गाढ़ा बनाना है, थिक बनाना है, तो ज़ैंथन गम हम यूज़ करते हैं। जैसे कि चॉकलेट्स, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम, सूप, सबको गाढ़ा बनाना होता है, थिक करना है, तो उसके लिए ज़ैंथन गम यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमको दी हुई है, ये हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में सॉल्यूबल है, दोनों में डिसॉल्व हो जाता है, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है बेटा। और ये पिगमेंट्स मतलब कलरिंग सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स, टूथपेस्ट, पेपर, ये सारी चीज़ें बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो आई होप आपको माइक्रोबियल एंजाइम्स और ज़ैंथन गम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमारे को पेज नंबर 81 पे कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ओके, देखो यहाँ पे ये एक टेबल है और ये दूसरा टेबल है। तो जो पहला टेबल हमको दिया हुआ है, जो फर्स्ट टेबल हमको दिया हुआ है ना, उसमें क्या दिया है वो देखते हैं हम। ऑर्गेनिक एसिड्स यूज्ड इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम। अभी हमने देखा ब्रेड कैसे बनाते हैं, विनेगर कैसे बनाते हैं, उसके बाद में माइक्रोबियल एंजाइम्स के क्या क्या यूज़ है, ज़ैंथन गम कहाँ से मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एसिड्स या अलग अलग सब्सटेंसेस है बेटा, तो हम हर एक का प्रोसेस तो डीप में नहीं पढ़ सकते, इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल आपको टैबुलर फॉर्म में दे दिया है, टेबल के फॉर्म में, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम किस सोर्स पे, सोर्स मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिया स्टार्च और मोलासेस है ना, ब्रेड में हम क्या ले रहे थे, फ्लावर ले रहे थे, विनेगर पे हम क्या ले रहे थे, हम ग्रेप जूस वगैरह ले रहे थे, वो हो गया सोर्स। और हमने फिर क्या देखा, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उस पर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो हमको क्या मिलता है और उस चीज़ का क्या यूज़ है वो हमको यहाँ पे देखना है बेटा, एग्जाम्पल्स के मदद से समझना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सोर्स मतलब किस चीज़ का हम ट्रीटमेंट कराएंगे, किस चीज़ के ऊपर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन कराएंगे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज में आ रहे हैं, उनसे ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब कौन से अलग अलग एसिड्स मिलते हैं, और यूज किस चीज़ का, ये जो एसिड्स है उनका क्या यूज़ है वो हमको दिया है बेटा। ओके, तो सबसे पहले हमको दिया है शुगर एंड बीट मोलासेस। मोलासेस मतलब मैंने पहले ही बताया, जो हम जूस में से अगर शुगर को रिमूव कर देते तो जो बच जाता है उसको हम कहते हैं मोलासेस। और अमोनिया का सॉल्ट अगर हम ले और उस पर हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रेवी बैक्टीरियम या कोरिनोबैक्टीरियम, कौन सा,
ब्रेवी बैक्टीरियम या कोरिनोबैक्टीरियम का अगर हम एक्शन करवाए मोलासेस पे या फिर अमोनियम सॉल्ट पे, तो हमको मिलता है बेटा एल ग्लूटामिक एसिड। हमको क्या मिलेगा? एक एसिड मिलेगा। जैसे हमने देखा ना, हमको विनेगर में एसिटिक एसिड मिल रहा था, वैसे ही अगर हम ये मोलासेस का ट्रीटमेंट कराए किसके साथ, वहाँ पे हम एसिटोबैक्टर या ग्लूकानोबैक्टर यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा सोर्स भी बदल गया और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बदल गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेवी बैक्टीरियम या कोरिनोबैक्टीरियम, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमको मिलता है बेटा एल ग्लूटामिक एसिड। हमको कौन सा एसिड मिल रहा है? एल ग्लूटामिक एसिड। तो ये एसिड हमको डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है, ये एसिड का क्या काम है? ये एसिड काम में आता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट बनाने के। नाम भी देखो सेम लग रहा है, एल ग्लूटामिक एसिड, एसिड का नाम है, उससे बनाता है बेटा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG भी उसको कहा जाता है, या अजीनोमोटो यानी चाइनीज सॉल्ट। एक चाइनीज सॉल्ट है जो चाइनीज फूड में यूज़ किया जाता है बेटा, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए चाइनीज फूड या MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इससे चाइनीज रेस्टोरेंट डिसऑर्डर ऐसी नाम की एक बीमारी भी हो सकती है। ओके, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया था ताकि आप अपनी हेल्थ अच्छे से बनाए रखो। ज़्यादा चाइनीज़ फूड कंज्यूम नहीं करना है, या MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी हमको यूज़ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दिया, अगर शुगर मोलासेस या सॉल्ट का हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं एस्परगिलस नाइगर के साथ में। दूसरा, अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बदल गया, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट कराया एस्परगिलस नाइगर के साथ में। एस्परगिलस नाइगर को छोड़ दिया हमने, डाल दिया किसके ऊपर में? शुगर मोलासेस या सॉल्ट के ऊपर में, तो हमको मिलता है सिट्रिक एसिड। तो वहाँ पे क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड हमको पता है हमारे घर में भी कभी प्रेजेंट होता है। अगर हमको सावर चीज़ें, सावर टेस्ट वगैरह चाहिए तो हम सिट्रिक एसिड डाल देते हैं करीज में वगैरह। ओके, दूसरे उसके यूजेस दिए ड्रिंक्स बनाने में, टॉफ़ीज़ बनाने में, है ना, जो खट्टी सावर टेस्ट वाली चॉकलेट्स या टॉफ़ीज़ होती है ना, उसमें देखना आप, अगर आप इंग्रेडिएंट देखो तो वहाँ आपको साइट्रिक एसिड बेटा ज़रूर दिखेगा। यह चॉकलेट प्रोडक्शन में उसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमको दिया, अगर हम ग्लूकोज या कॉर्न स्ट्रिप लीकर, लीकर का मतलब होता है एल्कोहलिक प्रिपरेशन जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं बेटा लीकर। ओके, सो हमने कॉर्न का लीकर लिया है, कॉर्न तो पता ही है सब लोगों को, कॉर्न भुट्टा जिसको बोलते हैं, कॉर्न लीकर। और ग्लूकोज का अगर हम ट्रीटमेंट किसके साथ करा रहे हैं? देखो किसके साथ? एस्परगिलस नाइगर। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम है, अगर एस्परगिलस नाइगर हमने शुगर मोलासेस या सॉल्ट को छोड़ दिया तो साइट्रिक एसिड, लेकिन वही अगर हमने ग्लूकोज या कॉर्न स्ट्रिप लीकर लिया तो हमको मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। देखो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड सेम लग रहा है, ऐसे याद कर लेना। और ग्लूकोनिक एसिड का काम होता है मिनरल्स बनाना। कौन से मिनरल्स? ऐसे मिनरल्स जहाँ से कैल्शियम और आयरन मिले, ठीक है, कैल्शियम और आयरन के लिए जो मिनरल्स लगते हैं वो मिनरल्स बनाने में ग्लूकोनिक एसिड ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट हमको दिया है, सेम है मोलासेस और कॉर्न स्ट्रिप लीकर, लेकिन बैक्टीरिया बदल गया। वहाँ पे देखो, वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी। और कहाँ पे यूज़ किया था बेटा? याद करो, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी हमने कहाँ यूज़ किया था? याद आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट करके बताओ, कल के क्लास में देखा है। लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी क्या बनाने में हमने यूज़ किया था? टेल मी। लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी इज यूज्ड इन योगर्ट प्रिपरेशन में हमने देखा था। ओके, सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उसको मोलासेस या कॉर्न स्ट्रिप लीकर के ऊपर, कॉर्न स्ट्रिप लीकर के ऊपर में, तो हमको मिलता है बेटा लैक्टिक एसिड। हमको क्या मिल रहा है? लैक्टिक एसिड। एंड दैट लैक्टिक एसिड से हमको सोर्स ऑफ नाइट्रोजन या विटामिन या नाइट्रोजन बनाने के लिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाने के लिए हम वो लैक्टिक एसिड का यूज़ करते हैं बेटा। उसके बाद में मोलासेस और कॉर्न स्ट्रिप लीकर का हमने ट्रीटमेंट कराया है एस्परगिलस इटाकोनियस। एस्परगिलस इटाकोनियस से तो हमको मिलता है इटाकोनिक एसिड। देखो नाम याद सेम लग रहा है, इटाकोनियस से इटाकोनिक एसिड। यूज़ किया उसका पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल मतलब कपड़े वाली इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री और गम प्रोडक्शन में इटाकोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि हमने माइक्रोवेव एंजाइम्स, हमने विनेगर, चीज़, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स से डीप में देखा तो सिर्फ उन्हीं को याद करेंगे या उन्हीं के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स याद करेंगे। नो बेटा, दिस टेबल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल्स भी आपको पूरे याद करने हैं अच्छे से। मैं जैसे शॉर्ट में एरो दे के लिखती हूँ वैसे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ये तो मैं
पॉइंट्स कोई छूटे नहीं, पूरे पॉइंट्स कवर हो, इसलिए शॉर्ट में लिखती हूँ। आई हैव लिमिटेशंस ऑफ स्पेस एंड एज वेल एज ऑफ टाइम, मेरे पास लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। आप शॉर्ट में लिखोगे तो आपको मार्क्स भी लिमिटेड ही मिलेंगे, 4 में से 1.5 मार्क मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है। 5 में से 2.5 मार्क्स। आपको फुल सेंटेंसेस में नोट्स तैयार करने हैं और लर्न भी कर लेना है, अभी के अभी लर्न कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम आ गए। कल के क्लास में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े, आज के क्लास में तो और चार्ट के वजह से तो और कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको याद करने पड़ रहे हैं। कल का क्लास हम और पढ़ेंगे तो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें आ जाएंगे, तो एक साथ याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होगी, दिमाग पूरा गड़बड़ कर देगा। इसलिए कल का हमने कल ही प्रिपेयर कर लिया, आई होप सो कर लिया है आप लोगों ने, और आज का हम आज ही प्रिपेयर कर लेंगे। अभी भी अगर कोई है जिसने कल का थोड़ा सा बचा है तो कल का और आज का वो आज ही प्रिपेयर कर ले, ताकि सिर्फ थोड़ा बचा हुआ हमको कल करना पड़े और एक रिवीजन करें और हमारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। बेटा समझ में आ रहा है? एक साथ आप पूरा करोगे, पूरा गड़बड़ कर बैठोगे, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, मार्क्स पूरे चले जाएंगे बेटा चैप्टर के। ओके, सो ये पूरा ये टेबल हमने देखा, इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद में एक और टेबल दिया हमको, वहाँ पे हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं दिए, चलो थोड़ा सा अच्छी बात है, वहाँ पे हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सोर्स नहीं देखना है, वहाँ पे हमको सिर्फ प्रोडक्ट्स बताए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं, जो प्रोडक्ट कहाँ से बन रहे हैं, वो प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हो रहा है। जैसे अभी तक हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हो रहा था, ऊपर वाले येलो टेबल में भी हमने देखा, नीचे में जो आपको टेबल दिया है वहाँ पे हमको डायरेक्ट सब्सटेंसेस दिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार हुई है और उनके यूजेस दिए। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या सोर्स नहीं दिया है वो हमको पढ़ना भी नहीं। ओके, तो सबसे पहले साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऊपर ही देख लिया हमने साइट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है, बट वो नहीं देखना अभी। उसका यूजेस क्या है थोड़ी देर पहले बताया, टू इम्पार्ट एसिडिटी, वो एसिड्स है तो उससे एसिडिटी बढ़ेगी कोई भी चीज़ की, सावर टेस्ट वहाँ पे आएगा। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये लाइसिन ट्रिप्टोफैन वगैरह अमाइनो एसिड्स है बेटा, इनका काम होता है प्रोटीन बाइंडिंग, ये क्या करते हैं प्रोटीन को बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं बेटा। नाइसिन एंड नेटामाइसिन, नाइसिन एंड नेटामाइसिन क्या है, माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर, रिस्ट्रिक्टर मतलब रोकना, ये रोकने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सर्टेन। एस्कॉर्बिक एसिड, उसी का नाम होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो हमको आंवला या सिट्रस फ्रूट से मिलता है बेटा। B12, विटामिन B12 और B2, ये तो विटामिन का काम करते ही है, और साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट्स है बेटा। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं होने देते हैं, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अगर हो रहा है बेटा तो चीज़ें खराब होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन से चीज़ें खराब होती है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, प्रिवेंट करके रखते हैं, ऑक्सीडेशन को खराब नहीं होने देते हैं। कौन, साइट्रिक एसिड और विटामिन B12 और B2। उसके बाद में बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ज़ैंथीन्स, ल्यूटीन्स, दीज ऑल आर एडिबल कलर्स, ये कलर्स हम अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं, उनमें अलग अलग कलर होता है, तो कभी कभी नेचुरल कलर भी होते हैं या आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कलर की अगर हम बात करें तो वो है बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ज़ैंथीन्स और ल्यूटीन्स। पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोलिपिड्स काम करते हैं इमल्सिफायर्स। इमल्सिफायर का मतलब थोड़ा सा समझ लो ध्यान से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमको ऑयल और वाटर दोनों चीज़ें डाली जाती है। ऑयल और वाटर को आपस में, ऑयल और वाटर मिक्स होते हैं कि बेटा ऑयल डालो वाटर डालो, दोनों अलग अलग लेयर फॉर्म कर लेंगे, लेकिन हम बहुत सारी सिरप वगैरह भी लेते हैं जिसमें ऑयल और वाटर दोनों प्रेजेंट होता है और उसमें लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज, अच्छे से शेक कर ले, तो इमल्सिफायर उसमें डाला जाता है। इमल्सिफायर का काम है वाटर और ऑयल को आपस में साथ में जोड़ के रखता है, उनका मिक्सिंग करवाता है बेटा, ठीक है। तो जो भी अगर कोई लिक्विड प्रिपरेशन है जहाँ पे हमको ऑयल और वाटर दोनों डालना है तो वहाँ पे इमल्सिफायर डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो दोनों को मिक्स करता है और बनाए रखता है साथ में, जैसे कि पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोलिपिड्स। फिर वैनिलीन, इथाइल ब्यूटारेट, पेपरमिंट, फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये सारे एसेंस हैं। एसेंस मतलब जो फ्लेवर और थोड़ा सा स्मेल, सुगंध, वैनिला का वगैरह आता है ना फ्लेवर, वो सारे एसेंस है बेटा। और जाइलिटॉल और एस्पार्टेम है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यानी शुगर फ्री वगैरह होता है ना, जिसमें शुगर्स नहीं होती है, जिसको डायबिटीज़ वगैरह है तो फिर वो ये पर्सन यूज़ कर सकते हैं। या फिर शुगर बहुत से लोग नहीं खाते, बोलते हैं शुगर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज है लेकिन मीठा उनको चाहिए, तो फिर वो एस्पार्टेम या जाइलिटॉल यूज़ कर सकते हैं, उसमें कैलोरीज कम होती है लेकिन स्वीट टेस्ट वो दे देता है। तो ये जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, माइक्रोबियल प्रोसेस से ही बने हैं, और उनके क्या क्या यूज़ है वो हमने देखा। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको याद कर लेना है और नोट्स में लिख लेना है बेटा।
उसके बाद में हमको एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा दिया है, एंटीबायोटिक्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स तो हम बेटा बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं 9th में। 9th का एंटीबायोटिक्स खोल के आपको अभी पढ़ना है और वहाँ से ये क्वेश्चंस भी आपको लिख लेने हैं। कैन यू रिकॉल में दिया है व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक, इसका डेफिनेशन भी आपको 9th के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर प्रिवेंटिंग ग्रोथ फॉर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं ये, जैसे बैक्टीरिया और फंगस से मिलता है, लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। फिर आपको बोला है कि प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, हमको थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई तो खुद से जाके एंटीबायोटिक्स नहीं ले लेने हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो मिलती है चिट्ठी, उसके बेसिस पे ही हमको डॉक्टर के लिखे हुए एंटीबायोटिक्स ही लेने हैं। हमको भले ही अच्छा भी लग रहा है लेकिन एंटीबायोटिक्स लेना रोक नहीं देना है, हमको डोज एंटीबायोटिक का कंप्लीट करना है। और तीसरा पॉइंट बेटा, हमको दूसरे को सजेस्ट नहीं करना है, अरे अरे मैंने ये टैबलेट ली मेरी सर्दी ठीक हो गई तू भी ले ले, ये काम नहीं करना है। ये सारी प्रिकॉशंस हमको लेनी होती है जब हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये सब आपको 9th के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा और 9th में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक भी डिस्कस किया था। एज फार एज आई रिमेंबर बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, एक बार रीड करके उसको हम रिवाइज कर लेंगे बेटा। अब यहाँ पे हमको दिया है कि एंटीबायोटिक्स हम क्यों लेते हैं, ह्यूमन में बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स के दिए हुए हैं। एंटीबायोटिक्स हमको मिलते भी अलग अलग बैक्टीरिया फंगस से, वहाँ पेनिसिलिन दिया था, पेनिसिलियम नोटाटम से मिल रहा था, फंगस है एक तरीके की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक, वो सब आपको 9th में मिल जाएंगे, एक बार अच्छे से रीड कर लो, आपका होमवर्क है ये। एग्जाम्पल दिया आपको यहाँ पे पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बेसिट्रासिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वैंकोमाइसिन एटसेट्रा आर यूज्ड अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया को 2 इसमें डिवाइड किया है, उनके डिजीज पे हमको ये सारे अलग अलग एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में टैबलेट्स एंटीबायोटिक्स, कोई भी टैबलेट नहीं, एंटीबायोटिक्स अगर पड़ी है तो आप उसके कंटेंट पढ़ के देखना, एक न एक इनमें से एंटीबायोटिक आपको वहाँ पे दिख ही जाएगा बेटा। ये हमको बैक्टीरिया या फंगस से ही मिलते हैं। रिफामाइसिन जो एक बैक्टीरिया है, रिफामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी में यूज़ किया जाता है रिफामाइसिन, ठीक है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। यहाँ पे बेटा एक टर्म आया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, इसमें डीप में मत जाओ क्योंकि बहुत थोड़ा सा टफ चीज़ है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नाम आ गया होगा, आ गया तो कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ आप लोगों को। ओके, देखो बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया को अगर हमको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखना है तो माइक्रोस्कोप के अंदर में इजीली बैक्टीरिया नहीं दिखते हैं, तो हम उसका क्या करते हैं बेटा, हम उसका करते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग मतलब आप समझ सकते हो कि हम उसको क्या करते हैं, कलर, हम उसको क्या करते हैं, कलर करते हैं, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, कलर करते हैं। और जब हम उसको कलर करेंगे तो कलर करने की वजह से वो माइक्रोस्कोप में इजीली देखा जा सकता है, कोई भी कलर चीज इजीली दिखाई देती है। तो ग्राम एक साइंटिस्ट थे, ग्राम साइंटिस्ट है, उन्होंने दी थी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। उन्होंने दी थी कौन सी टेक्निक, स्टेन करने की, यानी बैक्टीरिया को कलर करने की टेक्निक। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन से कलर हो जाएंगे, समझ लो अगर हमने ग्राम स्टेन से इसको कलर किया और ये कलर हो गया तो इसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर ये बैक्टीरिया कलर नहीं, स्टेन हो गया मतलब क्या, कलर, हम बोलते हैं ना कलर लग गया उसको, स्टेन हो गया। और अगर ये बैक्टीरिया स्टेन नहीं हुआ तो इसको हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आया? इस तरीके से हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बैक्टीरिया को स्टेन करने की, बैक्टीरिया को कलर करने की एक टेक्निक दी। क्यों करना है स्टेन, ताकि माइक्रोस्कोप में इजीली दिखे, तो उस टेक्निक को बोला गया ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। अब जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन हो जाते थे, जो कलर पकड़ लेते थे, वो बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलर नहीं हो रहे थे उनको बोलेंगे ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आ गया? ये बेसिक चीज़ है, ये आपको याद करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो नाम आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। इतना समझ में आ रहा है? ग्राम स्टेन होता है बैक्टीरिया को कलर करना माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। जो अच्छे से डार्कली कलर्ड हो जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, जो कलर नहीं होते हैं वो ग्राम नेगेटिव। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उनका थोड़ा सा कंपोजिशन अलग अलग होता है बेटा, वो सब हमको नहीं देखना है। लेकिन आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव क्या है। मतलब कोई भी एक बैक्टीरिया ले लो तो वो तो या तो एक वो तो ग्राम पॉजिटिव होगा या तो वो ग्राम नेगेटिव होगा। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक आज का समझ में आया होगा। क्वेश्चंस जो है एंटीबायोटिक्स के वो आप वो जो कैन यू रिकॉल वाला है 9th के टेक्स्ट बुक से लिख लेंगे, वहाँ दिया हुआ है, और पूरे नोट्स तैयार करके इतना प्रिपेयर कर लेंगे बेटा। यहाँ आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।